स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम काफी महत्वपूर्ण टॉपिक वैक्सीनेशन टीकाकरण को पढ़ेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे। यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगी। तो बस आपको इतना करना है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो टीकाकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम जानते हैं भारत में टीकाकरण के बारे में। इसके बाद आगे हम वैक्सीन यानी कि टीका के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि भारत में टीकाकरण। तो सबसे पहले भारत में जो टीका लगा था वह अन्ना डस्ट-हॉल, ये नाम आप याद रखिए कि अन्ना डस्ट-हॉल नाम की एक लड़की थी, उसे सबसे पहले टीका लगा था भारत में, और वह टीका था चेचक का। और यह टीका लगा था 14 जून, याद रखिए 14 जून 1802 को। तो अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि भारत में सबसे पहला टीका अन्ना डस्ट-हॉल को 14 जून 1802 को चेचक का टीका लगा था, साथ में ये भी याद रखिए कि चेचक का टीका लगा था। और भारत में जो टीकाकरण की शुरुआत हुई थी वह मानी जाती है 1900 से 1947 तक, क्योंकि भारत में जो हैजा और फ्लैग का प्रकोप था वह इसी बीच में था। तो यहाँ से टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर जो पहला टीका पूछा जाए तो वह चेचक का अन्ना डस्ट-हॉल को 14 जून 1802 को लगा था। तो अब इसके बाद हम समझते हैं टीका यानी कि वैक्सीन के बारे में। एक और चीज याद रखिए कि जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस अगर पूछा जाए आपसे तो वह 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भारत सरकार द्वारा जो नेशनल वैक्सीनेशन डे है वह 16 मार्च को मनाया जाता है। तो ये डेट भी याद रखिए, प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भारत सरकार द्वारा नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। जो वैक्सीन है तो इसके बारे में जानते हैं। जिन बच्चों को शैशवावस्था में मां का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। मां के दूध में कुछ ऐसे प्रतिरोध तत्व होते हैं जो उन्हें बीमारियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसके अलावा बच्चों में आधे से अधिक बीमारियां दूषित पेयजल की वजह से होती हैं, जैसे कि उल्टी, दस्त, पेचिश, पीलिया, टाइफाइड आदि तो दूषित पानी की वजह से होती हैं। तो ये जो बीमारियां हैं वह दूषित पानी की वजह से होती हैं। लेकिन इनमें से कुछ रोग प्रमुख हैं जिनसे बच्चों का बचाव करना बहुत आवश्यक है। तो उनमें से कुछ रोग जैसे कि खसरा, कालेरा, टाइफाइड, कंजक्टिवाइटिस, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, टिटनेस, टीबी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, गैस्ट्रोएंटाइटिस, पेचिस, चिकन पॉक्स, बर्म और रेबीज। तो भारत में 6 बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक टीके उपलब्ध हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि भारत में कितनी बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक टीके उपलब्ध हैं। तो वह हैं 6 बीमारियों के खिलाफ, जिसमें कौन कौन सी हैं बीमारियां? टीबी है, डिप्थीरिया है, टिटनेस, काली खांसी, पेचिस और खसरा। तो ये 6 बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक टीके भारत में उपलब्ध हैं। अब इसके बाद आप जान लीजिए कि टीके के प्रकार कितने होते हैं। तो टीके के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी 2 टीके के प्रकार और होते हैं। तो जो 4 मुख्य प्रकार हैं उसमें सबसे पहला है जीवित टीका। तो सबसे पहला है वह है जीवित टीका। तो जीवित छींट टीका, तो जीवित छींट टीका क्या कहलाता है? वे कमजोर रूप से एक रोगाणु का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है? कमजोर रूप से एक रोगाणु का उपयोग करते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वह है निष्क्रिय टीका। तो निष्क्रिय टीका रोगाणु के मारे गए संक्रमण का उपयोग करते हैं। इस टीके में जो रोगाणु है उसके मारे गए संक्रमण का उपयोग करते हैं। इसके बाद जो तीसरा है वह है सब यूनिट टीका। तो इसका जो पूरा नाम है वह है सब यूनिट पुनः संयोजन पॉलीसैकेराइड और संयुक्त टीका।
जो सब यूनिट का पूरा नाम है वह है सब यूनिट पुनः संयोजन, पॉलीसैकेराइड और संयुक्त टीका। तो जो सब यूनिट टीका है वह ऐसे टीके हैं जो केवल रोगाणु के विशेष टुकड़ों का उपयोग करते हैं, जैसे इसके आवरण में प्रोटीन और चीनी का। तो ये सब यूनिट टीका है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे टॉक्साइड टीका। तो जो टॉक्साइड टीका है, तो टॉक्साइड टीका क्या करते हैं, इसमें उनकी जो तैयारी रहती है वह रोगाणु द्वारा बनाए गए विष से की जाती है टॉक्साइड टीके में। तो ये जो 4 प्रमुख है प्रकार हैं टीके के, जिसमें जीवित क्षीण टीका है, निष्क्रिय टीका है, सब यूनिट पुनः संयोजन टीका है और टॉक्साइड टीका है। इसके बाद 2 और प्रकार हैं, जिसमें है एमएमआर का टीका और वायरल वेक्टर टीका। तो जो 4 प्रमुख है टीके के प्रकार हैं, उसके अलावा एमएमआर का टीका और वायरल वेक्टर टीका। तो इसमें जो एमएमआर का टीका है उसमें क्या होता है कि यह ऐसा टीका होता है जिसमें आरएनए उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आरएनए कोशिकाओं को रोगाणु प्रोटीन बनाने के निर्देश प्रदान करता है इसमें। इसके बाद है वायरल वेक्टर टीका। तो वायरल वेक्टर टीका ऐसा टीका होता है जिसमें क्या होता है, आनुवांशिक सामग्री का उपयोग करते हैं। वायरल वेक्टर टीके में आनुवांशिक सामग्री का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये टीके के प्रकार थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके बाद जानते हैं टीके का महत्व क्या है। तो कुछ ऐसे रोग हैं जिनसे बचाव के लिए शैशवावस्था में ही टीके लगाए जाते हैं। तो ऐसे टीके को प्राथमिक टीके कहते हैं। तो प्राथमिक टीके किसे कहते हैं, जो जिनसे बचाव के लिए शैशवावस्था में ही टीके लगाए जाते हैं। तो ऐसे टीकों को प्राथमिक टीके कहते हैं। तो यह टीके कैसे होते हैं, या तो सुई या अन्य विधि द्वारा रक्त में पहुंचाए जाते हैं, यह मुंह में टपका दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के टीके प्राथमिक टीके कहलाते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि टीके क्यों, कब और कैसे लगवाए जाएं। तो जिसमें टीके क्यों लगवाए जाएं, तो बहुत से रोगजनक जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं और इन रोगों से बचने के लिए अभी तक कोई ऐसी औषधि उपलब्ध नहीं है जो शरीर को बिना हानि पहुंचाए इन रोगजनक जीवाणुओं का नाश कर सके। वैज्ञानिकों ने ऐसे रोगों की चिकित्सा करने की बजाय इनमें बचने के लिए विधि खोज निकाली है। तो इनमें कुछ रोगों से बचाने के लिए टीके, कुछ के लिए सुई और कुछ के लिए टिकियां हैं और कुछ के लिए बूंदों के रूप में शरबत के माध्यम से दी जाती हैं। तो कुछ के लिए क्या है, मीठी गोलियां यानी कि कैप्सूल आदि के रूप में औषधि दी जाती है। तो टीके लगाकर बच्चों को रोग निरोधी क्षमता उत्पन्न की जाती है यदि उन्हें रोग हो जाए। तो इस प्रकार ये टीके के प्रकार हैं कि टीके किस प्रकार दिए जाते हैं। तो कभी टिकिया के माध्यम से, कभी बूंदों के माध्यम से, कभी शरबत के रूप में, कभी मीठी गोली, कभी कैप्सूल। तो इस प्रकार ये औषधियां उपलब्ध हैं बच्चों को निरोगी बनाने के लिए। तो टीके कब लगवाए जाएं, तो रोगों से बचने के लिए उन्हें बचपन में टीका लगवा देना चाहिए। समय पर टीका लगवा देने से भयंकर और जानलेवा रोगों से रोग होने का भय नहीं रहता है। जहां तक संभव हो सके 1 साल की आयु तक चेचक, खसरा, क्षय, डिप्थीरिया, टिटनिस, कुकर खांसी, पोलियो, टाइफाइड आदि तक के यह बचपन में टीके लगवाना जरूरी है। तो कौन कौन से हैं जो लगवाना जरूरी है 1 साल के अंदर ही, तो उसमें चेचक, खसरा, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटनिस, कुकर खांसी, पोलियो, टाइफाइड आदि ये बचपन में ही जरूरी हैं। तो ये था कब लगवाए जाएं टीके। और यदि पूछा जाए कि टीके कब नहीं लगवाए जाएं, तो यदि बच्चों को बुखार हो, खांसी हो, दस्त हो आदि हो, तो ऐसी अवस्था में टीका नहीं लगवाना चाहिए। यदि किसी बच्चे के दांत निकल रहे हों या उसे एक्जिमा हो आदि हो, तो ऐसे में चेचक का टीका नहीं लगना चाहिए जब तक बच्चा क्या है, रोग मुक्त ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को चेचक का टीका नहीं लगाना चाहिए जब तक कि बच्चा क्या हो, रोग मुक्त ना हो जाए। तो ये जानने के बाद अब हम जानते हैं कि कौन सा टीका कब और किस आयु में लगना चाहिए। तो जिसमें हम सबसे पहले जानते हैं चेचक का टीका। तो चेचक का टीका बच्चे के जन्म के 1 सप्ताह बाद से किसी भी समय
लगाया जा सकता है। टीका लगने के बाद बच्चे को प्रायः ज्वर हो सकता है, बुखार आ सकता है बच्चे को, और यह टीका याद रखिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि चेचक का टीका 1 सप्ताह के बाद किसी भी समय लगाया जाता है, यानी कि 1 सप्ताह के बाद, बच्चे के जन्म के 1 सप्ताह के बाद। तो जिस स्थान पर टीका लगता है वह प्रायः क्या होता है, फूल जाता है, वहां दाने निकल जाते हैं। चेचक का टीका प्रत्येक 3 वर्ष पर या जब क्या है रोग फैल रहा हो तब जरूर लगवाना चाहिए। इसी के साथ याद रखिए, अगर पूछा जाए कि चेचक के टीके की खोज किसने और कब की थी, तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी 1796 में। तो 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। और एक और चीज याद रखिए कि चेचक का टीका दुनिया का पहला टीका है, दुनिया का पहला टीका है चेचक का टीका। और भारत में चेचक के टीके की जो पहली खुराक थी वह कब, मई 1802 में आई थी। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मई 1802 में पहली खुराक भारत में चेचक के टीके की आई थी, और वह 3 साल की बच्ची अन्ना डस्टहॉल थी, उसको लगाई गई थी मई 1802 में। अगला टीका है क्षय का टीका, यानी कि बीसीजी का टीका। तो बीसीजी जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉमेट गुएरिन। तो याद रखिए कि यह टीका 1 माह की आयु से पूर्व ही बच्चे को बीसीजी का टीका तथा चेचक का टीका लगवा देना चाहिए। तो किस आयु में, यह 1 माह की आयु में ही बच्चे को बीसीजी का टीका और चेचक का टीका लगवा देना चाहिए। पर 3 माह की आयु में भी बच्चे को बीसीजी का टीका लगवाया जा सकता है। यदि किसी कारणवश उसे इस आयु में टीका नहीं लगता है तो बाद में उसे उपर्युक्त जांच के बाद बीसीजी का टीका जरूर लगाया जाए। इसके बाद है डीपीटी का टीका, तो जिसमें डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस तो आदि के मिश्रित टीके को डीपीटी का टीका कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म ही होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। तो इन रोगों से बचाव के लिए अलग अलग और तीनों के मिले ट्रिपल टीके ट्रिपल वैक्सीन पर यह ट्रिपल एंटीजन के रूप में सुई द्वारा दिए जाते हैं। और इन टीकों को 3 सुई एक माह के अंतर पर दी जाती है। और इन टीकों के बाद क्या होता है, प्रायः हल्का बुखार आता है। इसके अलावा जब कभी भी चोट लगने से जख्म हो जाए तब टिटनेस का टीका लगवा देना चाहिए। तो इसके अलावा भी यदि बच्चे को कभी चोट लग जाए या जख्म हो जाए तो उसे टिटनेस का टीका लगवा देना चाहिए। तो याद रखिए डीपीटी जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, तो यह 3 मिश्रित टीके हैं जिसमें 3 बीमारियों के लिए टीके लगते हैं और यह ट्रिपल एंटीजन के रूप में सुई द्वारा दिए जाते हैं। इसके बाद है एमएमआर वैक्सीन, तो खसरा, जर्मन मीजल्स और कर्णफेर, इन तीनों के लिए एमएमआर का टीका लगता है। से बचाव के लिए उक्त वैक्सीन डॉक्टर की सलाह के अनुसार बच्चों को लगवा देना चाहिए और यह 12 से 15 महीने के अंतराल पर दिया जाता है। इसका प्रभाव 10 से 15 साल तक रहता है। तो एमएमआर वैक्सीन जिसमें खसरा, जर्मन मीजल्स और कर्णफेर के लिए एमएमआर का टीका लगवाया जाता है और यह कब लगता है, 12 से 15 महीने के अंतराल पर दिया जाता है और इसका असर कब तक रहता है, 10 से 15 साल तक रहता है। इसके बाद है खसरे का टीका, तो खसरे से बचने के लिए जन्म के 6 माह के बाद शिशु को कभी भी इसके टीके लगवाए जा सकते हैं, लेकिन 1 माह के बच्चे को भी टीका लगवाने में कोई खतरा नहीं है। तो यह टीका कब लगता है, बच्चे के जन्म के 6 माह बाद खसरे का टीका लगवाया जाता है। इसके बाद है टाइफाइड का टीका, तो टाइफाइड के टीके की पूरी खुराक बड़ों को एक बार दी जाती है, लेकिन बच्चों को देने के लिए खुराक को 2-3 हिस्सों में बांटकर सुई द्वारा दी जाती है। सुई लगाने पर बाहों में सूजन और दर्द होता है। टाइफाइड के टीके का असर 1 साल तक रहता है और तथा क्या है, इसे बीच बीच में अवश्य लगवाते रहना चाहिए।
अभी आप इस वीडियो में सिर्फ टीके के बारे में जानिए। जो अगली वीडियो रहेगी उसमें हम सारे रोगों के बारे में जानेंगे कि किस रोग, कौन सा रोग किस जीवाणु, किस विषाणु, किस प्रोटोजोआ के या कवक के माध्यम से होता है। तो इसको डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस आप टीका कब लगवाना चाहिए इसको समझिए। इसके बाद जो अगला है वह है पोलियो ड्रॉप। तो पोलियो एक भयंकर रोग है। इसमें बच्चों के अंगों में क्या होता है, लकवा मार जाता है। इससे बचाव के लिए बच्चों को पोलियो ड्रॉप समय पर पिलवाना चाहिए। बच्चों को 2 माह होते ही ड्रॉप आरंभ कर देना चाहिए और 6 से 8 सप्ताह के अंतराल में 3 बार पिलवाना चाहिए। इसके बाद हर साल पोलियो का बूस्टर डोज दिलवाना चाहिए और इसे 5 साल तक दिलवाते रहना चाहिए। तो ये था पोलियो ड्रॉप के बारे में, जिसमें 6 से 8 सप्ताह के अंतराल से 3 बार पिलवाना चाहिए और इसे हर साल इसका पोलियो बूस्टर डोज भी दिलवाना चाहिए और 5 साल तक यह पोलियो ड्रॉप पिलवाते रहना चाहिए बच्चे को। तो ये हमने 6 टीकों के बारे में पढ़ा जो भारत में उपलब्ध हैं, जिसमें टीबी, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, पोलियो और खसरा। अब इसके बाद जानते हैं टीकाकरण के लिए कुछ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। वर्ष 1983 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य सेवाओं में वर्ष 2000 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्षण के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए व्याप्त ढांचों को तैयार किया गया था। स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 1983 के बाद के स्वास्थ्य सेवाएं परिदृश्य की समीक्षा की तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 तैयार किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 इस बात पर जोर दिया गया कि नागरिकों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं और उनके स्वास्थ्य नीति की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार तभी होगा जब उनके लिए अधिक वित्तीय और सामग्री संसाधन उपलब्ध किए जाएंगे। तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में जाना। अब इसमें जो कुछ निर्धारित लक्ष्य रखे गए थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अंतर्गत, उनको जानते हैं, जिसमें उनका किस वर्ष उन्मूलन हुआ तो और कौन से रोग पर। तो जो सबसे पहला रोग है वह है पोलियो और याज का उन्मूलन। तो यह वर्ष 2005 में हुआ। इसके बाद दूसरा है कुष्ठ रोग उन्मूलन, तो वह वर्ष 2005 में हुआ। इसके बाद है लिम्फेटिक फाइलेराइसिस उन्मूलन, जो कि 2015 में हुआ। HIV एड्स की शून्य वृद्धि दर 2007 में। इसके बाद है क्षय रोग, मलेरिया और अन्य वाहक तथा जल जन्म रोगी से होने वाली मौतों में 50% की कमी 2010 में। अंधता को 0.5% तक घटाना 2010 में। IMR को घटाकर प्रति हजार 2010 में और जन्म 30 तथा MSR को प्रति लाख 100 करना, तो यह भी 2010 में ही हुआ। इसके बाद है जन स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग 20% के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 75% पर लाना 2010 में। कालाजार उन्मूलन कब हुआ? 2010 में। निगरानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेख और स्वास्थ्य सांख्यिकी की एक समन्वित प्रणाली की स्थापना 2005 में। तो यह हमने निर्धारित लक्ष्य देखे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में रखे गए थे और इनका कब उन्मूलन हुआ, किस रोग का। इसके बाद राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में जानते हैं, जिसे नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम कहा जाता है। तो राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ सरकार द्वारा वर्ष 1962 में किया गया। याद रखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में किया गया। जिला स्तरीय क्षय रोग कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी है। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के जो मुख्य 2 लक्ष्य हैं, उसमें सबसे पहला है क्षय रोग से पीड़ित रोगियों की पहचान कर उन्हें उचित इलाज प्रदान करना और क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या स्तर में गिरावट पैदा करना, जिससे यह समझ में एक गंभीर नागरिक स्वास्थ्य समस्या ना बन सके। यह समाज में
यहाँ पर है समाज में क्या है, गंभीर नागरिक स्वास्थ्य समस्या ना बन सके। 1992 में क्या है, एक विशेषज्ञ समिति द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की गई और इस समिति की सिफारिश के आधार पर संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम डॉट्स प्रणाली के साथ 26 मार्च 1997 को प्रारंभ किया गया। याद रखिए, डॉट्स प्रणाली के साथ। तो इस कार्यक्रम की कब हुआ, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम डॉट्स प्रणाली के साथ 26 मार्च 1997 को प्रारंभ किया गया। वर्तमान में संशोधित क्षय रोग कार्यक्रम 500 जिलों में लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इलाज का जो औसत है वह 94% रहा। क्षय रोग नियंत्रण के अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए सन 2005 तक पूरे देश को संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था। तो यह राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम था, जो कि कब प्रारंभ हुआ, 1962 में भारत सरकार द्वारा। और यह क्या था, जिला स्तरीय क्षय रोग कार्यक्रम। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की क्या थी, रीढ़ की हड्डी थी। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे, याद रखिए। क्षय रोग से पीड़ित रोगों की पहचान कर उन्हें क्या है, उचित इलाज देना और पीड़ित व्यक्तियों की स्तर में क्या करना, गिरावट करना और उन्हें समाज में एक क्या है, गंभीर जो स्वास्थ्य समस्या ना बनने देना है। इसके बाद याद रखिए कि 26 मार्च 1997 को राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम डॉट्स प्रणाली के साथ प्रारंभ किया गया था और यह क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 500 जिलों में लागू किया गया था। इस कार्यक्रम की जो औसत था वह 94% रहा था इलाज का और यह 2005 तक पूरे देश में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था। अब इसके बाद जानते हैं पल्स पोलियो अभियान। तो पोलियो एक ऐसा रोग है जो लोगों को विकलांग बनाकर उन्हें जिंदगी भर के लिए असामान्य बना देता है। यह बीमारी पोलियोमाइलिटिस नामक वायरस से होती है। पल्स पोलियो कार्यक्रम सबसे पहले 1994-95 ईस्वी में प्रयोग के तौर पर दिल्ली में शुरू किया गया था और इसके बाद 95-96 में पूरे देश में किया गया था पल्स पोलियो अभियान। पोलियो रोगी को वैक्सीन के अंतर्गत टॉबिन वैक्सीन की 2 खुराक मुंह के माध्यम से तथा सॉल्क वैक्सीन की खुराक इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि जो पोलियो रोग है उस वैक्सीन की जो खुराक है वह 2 बूंद, जो कि कौन सी, टॉबिन वैक्सीन मुंह के माध्यम से दी जाती है और जो सॉल्क वैक्सीन है वह खुराक इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है रोगी को। तो यह था पल्स पोलियो अभियान के बारे में। इसके बाद जानते हैं मिशन इंद्रधनुष के द्वितीय चरण का शुभारंभ, जो कि महत्वपूर्ण है। तो 5 अक्टूबर 2015 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण हेतु समयबद्ध रूप से लक्ष्य कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। कब किया गया यह और किसके द्वारा किया गया, तो यह 5 अक्टूबर 2015 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा द्वारा, याद रखिए जेपी नड्डा द्वारा यह मिशन इंद्रधनुष के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। मिशन इंद्रधनुष के तहत 2020 तक देश की 90% से अधिक बच्चों को पूर्ण टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था। इस वर्ष 2020 तक 90% से अधिक बच्चों को पूर्ण टीकाकरण लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इस कार्यक्रम के जरिए सभी बच्चों को आवश्यक 60 टीके लगवाना सुनिश्चित किया गया था। याद रखिए कि इस जो मिशन इंद्रधनुष है इसके अंतर्गत 60 टीके लगवाना का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस भी शामिल है। तो इन 60 टीकों में डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस भी शामिल है। मिशन इंद्रधनुष का अनावरण 25 दिसंबर 2014 को, कब, 25 दिसंबर 2014 को प्रथम राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर किया गया था तथा प्रथम चरण का जो पहला दौर था वह देश के सभी राज्यों के 201
सॉरी 201 उच्च प्राथमिक जिलों में 7 अप्रैल 2015 विश्व स्वास्थ्य दिवस से एक सप्ताह से अधिक समय के लिए चलाया था। इसके 3 और दौर जो कि जून और जुलाई 2015 में 7 तारीख से एक सप्ताह के से अधिक समय तक क्रियान्वित किए गए थे। तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। कहा गया है कि मिशन इंद्रधनुष का अनावरण कब हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को, प्रथम राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर। और जो इसका पहला चरण का जो पहला दौर था वह सभी राज्यों में 201 उच्च प्राथमिक जिलों में 7 अप्रैल 2015 विश्व स्वास्थ्य दिवस से एक सप्ताह से अधिक समय के लिए चलाया गया था। ये 3 और दौर जो कि जून और जुलाई 2015 में 7 तारीख से एक सप्ताह से अधिक समय तक क्रियान्वित किए गए थे। इसके बाद मिशन इंद्रधनुष के जो द्वितीय चरण में देश के 200 कितने 52 जिले को चयनित किया गया था, जिसमें 279 मध्य प्राथमिक जिले, उत्तर पूर्वी राज्यों के 33 जिले तथा प्रथम चरण के 40 जिले शामिल हैं। तो यह था मिशन इंद्रधनुष के द्वितीय चरण के बारे में। तो आज की क्लास समाप्त करने से पहले आप सभी से एक मेरा प्रश्न है जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा, जो कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को नहीं बताया है। वह है कि भारत में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जो टीका है वह कौन सा लगवाया जाता है और कितने टीके लगवाए जाते हैं, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा टीका लगवाया जाता है और कितने टीके लगवाए जाते हैं, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सभी सब्जेक्ट्स की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी, तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है और वीडियो को देखते रहना है। तो जल्दी हम अपनी अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।